हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। आज बात करेंगे सबग्रेड और इम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन पार्ट 13 के बारे में। दोस्तों इसमें सेक्शन 300 में देखेंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में, तो उसमें दिया हुआ है क्लॉज 305.6 में लिखा हुआ है कि सरफेस फिनिश एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वर्क, कि काम की सतह को फिनिश करना और गुणवत्ता नियंत्रण करना, उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। तो इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है the surface finish of construction of subgrade shall conform to the requirements of clause 902. Control on the quality of materials and work shall be exercised in accordance with clause 903। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि सबग्रेड के निर्माण की सतह को फिनिश करने के लिए उसके खंड 902 की आवश्यकता के अनुरूप होगी। मतलब सेक्शन आप क्लॉज 902 में जाएंगे, सेक्शन 900 में 902 क्लॉज में जाएंगे तो उसमें इसके बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई है कि हमको कैसे उसकी गुणवत्ता की जांच करना है और सामग्री और जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसके मटेरियल और कार्यों की गुणवत्ता पर नियंत्रण खंड 903 के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। वहाँ जो भी है टेस्टिंग उसके अनुसार वहाँ क्वालिटी कंट्रोल किया जाएगा दोस्तों। तो उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद इसमें बोला गया है क्लॉज 305.7 में कि सबग्रेड स्ट्रेंथ, जो सबग्रेड में मटेरियल डालते हैं उसकी स्ट्रेंथ जो रहेगी वो किस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा, तो उसके बारे में बताया गया है कि क्लॉज 305.7.1 इट शेल बी इंश्योर्ड पीरियड टू एक्चुअल एक्सक्यूशन that the material to be used in the subgrade satisfies the requirements of design CBR। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि वास्तविक मतलब इसमें बोला गया है कि जो एक्चुअल एक्यूजन है से पहले हमको ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सबग्रेड में उपयोग की जाने वाली मटेरियल, जो भी मटेरियल हम उपयोग कर रहे हैं वो डिजाइन CBR की आवश्यकताओं को पूरा करता है कि नहीं करता है। मतलब कि जो डिज़ाइन में जितना CBR रिक्वायर्ड है उतना CBR उस मटेरियल का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि वो उतना मटेरियल का रिक्वायर्ड CBR हमको मिल रहा है तो हमको वही मटेरियल का यूज करना है हमको सबग्रेड और इम्बैंकमेंट लेयर के लिए दोस्तों। तो उसके बारे में बताया गया कि सबग्रेड में जो भी डिज़ाइन में दिया गया है कि यदि 10 mm मिनिमम 10% मिनिमम दिया है तो 10% चाहिए, कि 8.5% दिया है तो 8% चाहिए। जो भी सबग्रेड में डिज़ाइन में CBR रिक्वायर्ड दिया उतना हमको CBR मटेरियल का चाहिए सबग्रेड की यूज के लिए, सबग्रेड की लेयर के लिए दोस्तों। तो उसके बारे में बताया गया। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 305.7.2 में लिखा हुआ है कि सबग्रेड सेल बी कॉम्पैक्टेड एंड फिनिश टू द डिजाइन स्ट्रेंथ कंसिस्ट विथ अदर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। द एक्चुअल लेबोरेटरी CBR वैल्यूज ऑफ कंस्ट्रक्टेड सबग्रेड सेल बी डिटरमाइन ऑन रिमोल्डेड सैंपल्स कम्पेक्टेड टू द फील्ड डेंसिटी एट द फील्ड मॉइस्चर कंटेंट एंड टेस्टेड फॉर सॉक्ड एंड अनसॉक्ड कंडीशन एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों इसमें बताया गया है क्लॉज 305.7.2 में कि सबग्रेड को कॉम्पैक्ट किया जाएगा और अन्य जो भी इसके फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अनुरूप इसकी डिज़ाइन की स्ट्रेंथ को पूरा किया जाएगा और निर्माण किए गए सबग्रेड के वास्तविक प्रयोगशाला में CBR की वैल्यू को चेक करने के लिए उसके मोल्ड भरे जाएंगे और वो निर्धारित किया जाएगा, उसको चेक किए जाएंगे कि वो जो हमारा वैल्यू है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्ट्रेंथ जो आ रही है मटेरियल की वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है। CBR मतलब बेयरिंग कैपेसिटी जो रहती है सॉइल की वो हम चेक करते हैं CBR के द्वारा, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो बोलते हैं CBR को दोस्तों। तो इसमें इसके बारे में हमको चेक करना है और मोल्ड भर के चेक किया जाएगा लेबोरेटरी में, और जो क्षेत्र वहाँ जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसका फील्ड ड्राई डेंसिटी भी चेक किया जाएगा और उसका कंपेक्शन भी चेक किया जाएगा साइड पे, और उसी फील्ड का हमको फील्ड मॉइस्चर कंटेंट भी चेक करना है कि वहाँ जो फील्ड में मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना आ रहा है। और इसकी जो टेस्ट करेंगे हम CBR की जो टेस्ट करेंगे वो दोनों कंडीशन में चेक करना है, सॉक्ड और अनसॉक्ड दोनों के लिए, दोनों कंडीशन के लिए हमको चेक करना है। जो भी स्पेसिफाइड रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमको चेक करना है, कॉन्ट्रैक्ट में जो स्पेसिफाइड रहता है दोस्तों। तो यदि सॉक्ड कंडीशन है तो हमको सीधे मोल्ड कास्ट करके, और अनसॉक्ड है तो सीधे मोल्ड कास्ट करके हमको चेक करना है, और सॉक्ड कंडीशन तो 96 आवर तक दोस्तों को उसको पानी में रखना है मोल्ड को, और उसके बाद चेक करते हैं मोल्ड का CBR निकालते हैं दोस्तों। तो उसके हिसाब से हमको चेक किया जाता है कि CBR यदि आ रहा है तो उसी मटेरियल का हमको यूज करना है सबग्रेड लेयर के लिए। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया क्लॉज 305.8 में मेजरमेंट फॉर पेमेंट, और क्लॉज 305.81 की भुगतान के लिए जो भी इसके पेमेंट के लिए जो भी मेजरमेंट किए जाएंगे तो उसके बारे में बताया गया कि ये क्लॉज 305.8.1 में कि
अर्थ embankment subgrade construction shall be measured separately by the taking cross section at interval given in subsection 113.3 after completion of clearing and grubbing and after completion of embankment subgrade the volume of earthwork shall be computed in cubic meter by the method of average end areas। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि जो हम क्लियरिंग का काम करते हैं, ग्रेबिंग का काम पूरा करने और एम्बैंकमेंट सबग्रेड का काम पूरा करने के लिए जो हम इसमें सेक्शन यूज कर रहे हैं 113.3 में दिए गए अंतराल पर जो भी क्रॉस सेक्शन लेकर हम अर्थवर्क और एम्बैंकमेंट सबग्रेड के निर्माण को अलग से मापा जाएगा और उसके औसत अंत क्षेत्रों की विधि द्वारा वहाँ की भूकंप की मात्रा की गणना भी क्यूबिक मीटर में की जाएगी और मतलब वहाँ जो अर्थवर्क का काम हम कर रहे हैं उसका भी हमको क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट लेना है और उसका क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट लेकर ही उसका भुगतान किया जाएगा दोस्तों, उसके बारे में बताया गया है। और इसके बाद क्लॉज 305.8.2 में दिया गया कि द मेजरमेंट ऑफ फिल मटेरियल फ्रॉम बोरो एरियाज सेल बी द डिफरेंट बिटवीन द नेट क्वांटिटीज ऑफ कॉम्पैक्टेड फिल एंड द नेट क्वालिटीज ऑफ सुटेबल मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम रोडवे एंड ड्रेनेज एक्सकवेशन फॉर दिस पर्पज इट सेल बी एज्यूम्ड दैट 1 cubic meter of suitable material brought into site from road and drainage excavation from 1 cubic meter of compacted fill and all walking or sinkage shall be ignored। दोस्तों इसमें बोला गया है कि जब हम बोरो एरिया से मटेरियल भरकर वहाँ हम उसके भरकर लाते हैं तो उसमें उसके माप का हम वहाँ माप करेंगे, उसका भी अंतर निकालेंगे, कितना अंतर आ रहा है वो भी हम उसके हिसाब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट भार की जो उसकी शुद्ध मात्रा है उपयुक्त मटेरियल की जो एक्चुअल नेट क्वांटिटी है के बीच लाया गया जो सड़क में मार्ग में अन्य जल निकासी में डाला जाता है तो इसमें भी हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमने कितने हाईवा या कितने ट्रक का आप मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी उसका पेमेंट किया जा सकता है कि हमने इतने हाईवा मिट्टी डाला या कि वहाँ के एरिया का क्यूबिक मीटर में हम निकाल सकते हैं और उसका पेमेंट किया जा सकता है, उसके हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए ये माना जाएगा कि एक MQ सड़क और जल निकासी एक्सकवेशन के साइट पर लाई गई उपयुक्त मटेरियल से एक सुटेबल मटेरियल से एक MQ में कॉम्पैक्ट भरा गया और सभी बल्किंग या उसके श्रिंकेज की अनदेखी की जाएगी। उसमें बल्किंग और श्रिंकेज को अनदेखा किया जाएगा कि कभी कभी क्या रहता है दोस्तों गीला भी मटेरियल आ जाता है और कभी सूखा भी आ जाता है तो उसके बारे में बताया गया कि उसमें वो चीज़ अनदेखी की जाएगी, हमको MQ के हिसाब से उसका मेजरमेंट करना है और उसका पेमेंट करना है इसमें। और इसके बाद बोला गया है दोस्तों इसमें कि क्लॉज 305.8.3 में कि द एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्टेड विथ फ्लाई ऐश विल बी मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर सेपरेटली for the fly ash portions and for the soil cover and intervening layers of soil unless otherwise specified in the contract। इसमें बोला गया दोस्तों कि फ्लाई ऐश के साथ निर्मित एम्बैंकमेंट को क्यूबिक मीटर में मापा जाएगा और अलग से फ्लाई ऐश भागों के लिए और मिट्टी के आवरणों मिट्टी की हस्तक्षेप परतों के लिए अलग लेयरों के लिए जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में निर्दिष्ट ना हो तब तक उसमें भुगतान नहीं किया जाएगा दोस्तों, तो अलग से भुगतान उसका नहीं किया जाएगा यदि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिया है तो। इसके बारे में बताया गया है इसमें। और इसके बाद क्लॉज 305.8.4 में बोला गया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट अंडर वाटर सेल बी मेजर्ड इन MQ। पानी के नीचे जो भी हम एम्बैंकमेंट का निर्माण करते हैं वो MQ में उसको मापा जाएगा और उसका भुगतान किया जाएगा उसके हिसाब से दोस्तों। इसके बाद बोला गया क्लॉज 305.8.5 में कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई एम्बैंकमेंट विथ स्पेसिफाइड मटेरियल एंड इन स्पेसिफाइड मैनर सेल बी मेजर्ड इन MQ कि निर्दिष्ट सामग्री मटेरियल और स्पेसिफाइड मटेरियल और हाई एम्बैंकमेंट में जो स्पेसिफाइड मैनर से हम उच्च एम्बैंकमेंट का निर्माण करते हैं उसका भी माप हम MQ में ही किया जाएगा, उसका भी मेजरमेंट हम MQ में करेंगे और उसका पेमेंट किया जाएगा। और इसके बाद क्लॉज 305.8.6 में लिखा हुआ है दोस्तों स्ट्रिपिंग इंक्लूडिंग स्टोरिंग एंड री एप्लीकेशन ऑफ टॉप सॉइल सेल बी मेजर्ड इन MQ कि जो इसके टॉप सॉइल के स्टोरिंग और उसका पुनः उपयोग मतलब स्ट्रिपिंग
रीयूजिंग के लिए री एप्लीकेशन पुनः उपयोग के लिए सहित स्ट्रिपिंग को भी मापा जाएगा, उसका भी मेजरमेंट एमक्यू में लिया जाएगा दोस्तों, और एमक्यू में ही उसका पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद 305.8.7 में लिखा है कि वर्क इन्वॉल्विंग लूजिंग एंड रिकम्पैक्टिंग ऑफ ग्राउंड सपोर्टिंग एम्बैंकमेंट सबग्रेड शेल बी मेजर्ड इन एमक्यू। एम्बैंकमेंट और सबग्रेड का जो जब कंपैक्शन हो जाता है तो कंपैक्शन करने वाले ग्राउंड को हम लूज करने और पुनः बनाने से संबंधित कार्य को भी हम एमक्यू में मापा जाएगा। यदि जहां कंपैक्शन नहीं आ रहा है और हम उसको फिर से लूज करके और फिर से रिकम्पैक्ट कर रहे हैं तो उसका भी हमको मेजरमेंट जो हम करेंगे तो वो एमक्यू के हिसाब से भी उसका मेजरमेंट किया जाएगा और उसका भुगतान किया जाएगा दोस्तों ठेकेदार को। तो इसके बारे में बताया गया, इसमें की पूरी डिटेल्स बताया गया कि दोस्तों जो जैसे सेक्शन 900 में आप जाएंगे तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल के बारे में जो टेस्टिंग दी हुई है सब ग्रेड या कि बोरो एरिया के लिए जितनी भी टेस्टिंग दी हुई है कि उसकी लिक्विड लिमिट निकालने की या कि प्री सॉइल इंडेक्स निकालने के लिए बताया गया है, मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए बताया गया है। उसमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी टेस्ट के बारे में बताया गया कि हमको कितने टेस्ट करना है, कितने हज़ार एमक्यू मटेरियल में हमको कितने टेस्ट लगाना है, उसके बारे में आप सेक्शन 900 में देखेंगे दोस्तों तो उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी क्लॉज 902 में और क्लॉज 903 में। उसके अनुसार ही हमको सबग्रेड का निर्माण करना है। और आपको यदि वीडियो देखना तो वीडियो में भी इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, हमारे इसी चैनल में इसके वीडियो भी मिल जाएंगे कि हमको कौन कौन से गुणवत्ता जांच करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करना अनिवार्य रहता है सबग्रेड के लिए। तो सबसे पहला दोस्तों इसमें जो टेस्ट हम करते हैं सबसे पहला रहता है प्री सॉइल इंडेक्स। उसके बाद हम दोस्तों इसका चेक करते हैं सॉइल का जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं वहाँ सबग्रेड में तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स चेक करते हैं। और उसके बाद हमको चेक करना है उसका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और मैक्सिमम एमडीडी निकालने के बाद हमको सीवीआर मोल्ड कास्ट करना है और उसकी सॉइल की बैरिंग कैपेसिटी पता करना है कि सॉइल की बैरिंग कैपेसिटी कितनी है वो चेक करना है दोस्तों। और वो चेक करने के बाद यदि सॉइल की बैरिंग कैपेसिटी अच्छी आ जाती है, हमको प्राप्त हो जाती है जितना हमको रिक्वायर्ड है, डिजाइन सीवीआर जितना भी दिया वो उतना यदि हमको मिल जाता है तो हमको मटेरियल यूज करना है, अदरवाइज़ नहीं करना यदि उसका सीवीआर नहीं आता है दोस्तों। तो सीवीआर चेक करते हैं। उसके बाद हमको जो एमडीडी और जो एमसीएम निकालते हैं और जिसके थ्रू हम सीवीआर कास्ट करते हैं वही एमडीडी और वही एमसी का यूज करके हम दोस्तों साइड पर कॉम्पैक्शन चेक करते हैं, एफडीडी करते हैं। तो इस प्रकार से टेस्टिंग की जाती है। तो हमको ये सब चीज़ें ध्यान देना है सबग्रेड